हमारे सोलर सिस्टम के मैक्सिमम प्लैनेट्स अपनी एक्सेस पर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन वीनस अपनी एक्सेस पर क्लॉकवाइज क्यों घूम रहा है? आइए डिटेल में समझते हैं। आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम गैस और धूल के जायंट बादल सोलर नेबुला से बना, और जैसे जैसे ग्रेविटी की वजह से नेबुला का केंद्र घना होता गया तो उसके केंद्र में हाई प्रेशर और हीट के कारण न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकली और हमारे सन का जन्म हुआ और बाकी एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में फैल गई। और सन बनने के बाद हमारे बाकी प्लैनेट्स भी इसी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से बने हैं, और क्योंकि हमारी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, इसीलिए इन प्लैनेट्स की ऑर्बिट और अपनी एक्सिस पर रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज ही थी। मतलब जब हम अपने सोलर सिस्टम को नॉर्थ पोल के ऊपर से देखते हैं तो ये डिस्क भी एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखाई देती है। लेकिन वीनस, जो सन के सबसे करीब दूसरा प्लैनेट है, वो अपनी एक्सिस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों रोटेट कर रहा है? वैसे यूरेनस प्लैनेट का भी रोटेशन अजीब है, लेकिन आज हम इस वीडियो में वीनस प्लैनेट की बात करेंगे। वीनस की क्लॉकवाइज रोटेशन के बारे में हमें या हमारे साइंटिस्ट को 100% एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसके डायरेक्शन के बारे में कुछ हाइपोथेसिस दी हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, जिसमें से पहली हाइपोथेसिस है एक्सिस फ्लिप हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार वीनस बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं घूम रहा हो, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि वीनस की एक्सिस ही पलट गई हो, मतलब प्लैनेट उल्टा अपसाइड डाउन हो गया हो। अगर कोई प्लैनेट अपनी एक्सिस पर 90 डिग्री से ज्यादा टिल्ट हो जाए तो बाहर से देखने पर ऐसा ही लगेगा कि प्लैनेट उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है, जबकि वास्तव में उसकी स्पिन की डायरेक्शन वही रहती है, बस उसकी एक्सिस उलट गई होती है। और वीनस के केस में ये हाइपोथेसिस ये मानती है कि किसी जायंट इम्पैक्ट या कंबाइंड ग्रेविटेशनल इफेक्ट ने वीनस की एक्सिस को धीरे धीरे उल्टी डायरेक्शन में टिल्ट कर दिया है और वीनस परफेक्टली अपसाइड डाउन हो गया। और जब एक्सिस फ्लिप हो जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी ऑब्जर्वर को क्लॉकवाइज रोटेशन लगने लगती है। इस हाइपोथेसिस का फायदा ये है कि ये एक्सप्लेन करती है कि जरूरी नहीं वीनस उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा हो, बल्कि एक्सिस फ्लिप होने पर भी ऑब्जर्वर को रोटेशन उल्टी लग सकती है। लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन आती है कि अगर वीनस का सिर्फ एक्सिस फ्लिप हुआ होता तो वीनस की अपने एक्सिस पर रोटेट करने की स्पीड इतनी स्लो नहीं होनी चाहिए थी, और वहीं पर वीनस के 243 अर्थ डेज वाले बेहद लंबे दिन को ये हाइपोथेसिस सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और सिर्फ इसी हाइपोथेसिस से वीनस की स्लो और स्टेबल रोटेशन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना मुश्किल था। इसीलिए यहाँ से सामने आती है सबसे इम्पोर्टेंट जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। इसके अनुसार हमारा सोलर सिस्टम बनने के बाद वीनस भी बाकी प्लैनेट्स की तरह स्टार्टिंग में एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता होगा, ठीक अर्थ की तरह, और उसकी ऑर्बिट भी सन के चारों तरफ नॉर्मल होगी। लेकिन हमारा अर्ली सोलर सिस्टम बड़ा ही अस्त व्यस्त और अशांत था, और चारों तरफ बड़े बड़े रॉकी बॉडीज घूम रहे थे और उनमें टक्कर होना एक आम बात थी। और यहीं से इस हाइपोथेसिस की शुरुआत होती है कि वीनस की उल्टी डायरेक्शन शायद एक बड़े इम्पैक्ट की वजह से हुई होगी। मतलब शुरुआती समय लगभग 4 अरब साल पहले मंगल ग्रह या उससे भी बड़े किसी बॉडी ने वीनस को साइड से टक्कर मारी होगी, और यह टक्कर सीधी नहीं बल्कि तिरछी रही होगी। इस टक्कर ने वीनस की सरफेस और उसकी रोटेशनल स्पीड पर इम्पैक्ट डाला, और इस इम्पैक्ट से वीनस की अपने एक्सिस पर घूमने की स्पीड बहुत ही स्लो हो गई। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वीनस को एक नहीं बल्कि कई बड़े बड़े इम्पैक्ट्स को झेलना पड़ा हो, और हर इम्पैक्ट ने उसकी एंगुलर मोमेंटम को थोड़ा थोड़ा बदल दिया होगा, जिससे उसकी अपने एक्सिस पर घूमने की स्पीड बहुत ही कम हो गई। और ये स्टेज बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि अब वीनस बाहरी फोर्सेस के लिए बहुत ही सेंसिटिव हो चुका था। क्योंकि जब कोई प्लेनेट बहुत तेज रोटेट कर रहा होता है तो उसे उल्टी डायरेक्शन में घुमाना मुश्किल होता है, लेकिन जब प्लेनेट की रोटेशन पहले से ही स्लो हो चुकी है तो कोई भी बाहरी फोर्स या ग्रेविटी उसकी रोटेशन की डायरेक्शन को आसानी से इफेक्ट कर सकती है। और यहीं से तीसरी हाइपोथेसिस काम में आती है, थर्मल टाइड्स हाइपोथेसिस। क्योंकि वीनस की रोटेशनल स्पीड अब पहले से ही बहुत ही स्लो हो चुकी है, और वीनस का एटमॉस्फेयर भी असाधारण रूप से मोटा और भारी है, जो हमारी अर्थ से लगभग 90 गुना ज्यादा डेंस है। और सन से निकली हीट वीनस के एटमॉस्फेयर को अनइवन तरीके से गर्म करती है, और वहाँ पर दिन वाली साइड ज्यादा गर्म होती है, तो उस हीट की वजह से वीनस का एटमॉस्फेयर फैलता है, और वहाँ एटमॉस्फेयर मास थोड़ा ऊपर और साइड में
शिफ्ट हो जाता है, जिससे मास का एक उभार बनता है और यह उभार वीनस की सॉलिड सरफेस के साथ परफेक्टली अलाइन नहीं रहता। इसीलिए सन की ग्रेविटी और वीनस का एटमॉस्फेयर प्लेनेट पर एक लगातार टॉर्क लगाता रहता है। जब वीनस तेजी से घूम रहा होता तो ये एटमॉस्फेरिक टॉर्क कुछ खास असर नहीं डालता, क्योंकि किसी इम्पैक्ट की वजह से वीनस की रोटेशन पहले से ही स्लो हो चुकी है। इसीलिए एटमॉस्फेयर का छोटा सा ही सही लेकिन लगातार लगने वाला फोर्स बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है और लाखों करोड़ों सालों में शायद इसी एटमॉस्फेरिक टॉर्क ने वीनस की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया होगा। और एक बार जब वीनस स्टेबल स्टेज में पहुंचा तो एटमॉस्फेयर और सन की इंटरैक्शन ने उसे वहीं पर बनाए रखा और वीनस आज भी बहुत ही स्लो और उल्टी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है।